हेलो माय लिटिल एडवेंचर्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो कि बचा हुआ है इस चैप्टर में। यही दो मेन टॉपिक इस चैप्टर में रह गए थे। इसको भी आज हम लोग खत्म कर देंगे। इसको भी वी विल डिस्ट्रॉय टुडे। इसको भी आज हम लोग खत्म कर देंगे। उससे पहले इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ लिया है? इस चैप्टर में पढ़ लिया है व्हाट इज फोर्स। फोर्स क्या होता है? फोर्स इज द एक्सटर्नल कॉज, एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल एफर्ट विच कैन प्रोड्यूस चेंज और टेंड्स टू प्रोड्यूस चेंज इन द शेप, साइज और यूनिफॉर्म मोशन, जो भी है। और क्या पढ़ा है? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड इनर्शिया भी तो पढ़ लिया है। मोमेंटम भी तो पढ़ लिया था। मोमेंटम क्या होता है? क्या आपको याद है मोमेंटम क्या होता है? याद है मैंने तुमको कहा था मोमेंटम जो होता है वो मास इनटू वेलोसिटी होता है। क्लियर है ये? तो ये बस आपका टाइम पास करना था मुझे। चलिए, टुडे वी विल डिस्कस न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्या होता है ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइन द फोर्स। बिल्कुल सही। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये बताता है व्हाट इज फोर्स। व्हाट इज फोर्स? अरे वही तो बताता है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यही तो बता रहा है कि फोर्स नाम का भी कोई प्राणी है। कोई बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट भी रहता है, बॉडी मोशन में तो मोशन भी रहता है, जब तक कि उस पर क्या ना लगाओ, जब तक कि वहाँ पे आप एक्सटर्नल कोई एफर्ट ना लगाओ। और इसी एक्सटर्नल एफर्ट को तो फोर्स बोलते हैं। दैट एक्सटर्नल एफर्ट इज नोन एज फोर्स। तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो डिफाइन करता है फोर्स को। वो बताता है कि हाँ भाई, फोर्स नाम का भी कोई चीज़ होना चाहिए। चीज़ कौन सा चीज़? पनीर चीज़ नहीं, चीज़ मीन्स फोर्स भी कोई होना चाहिए। फोर्स नाम का भी कोई एक प्राणी होना चाहिए, एक ऑब्जेक्ट नहीं है। फोर्स नाम का भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। ऐसा कुछ होना चाहिए एक जो कि चेंज प्रोड्यूस कर सकता है, जो कि चेंज प्रोड्यूस कर सकता है और प्रोड्यूस करने की कोशिश तो कर ही सकता है। तो क्या हो गया? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फोर्स के एग्जिस्टेंस को बताता है। क्लियर? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या करता है? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स द मेजर ऑफ फोर्स। गिव्स द मेजर ऑफ फोर्स बताता है ना भाई कि फोर्स इज इक्वल टू ma मां। फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, यही तो बताता है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बता रहा है? ये देता है फोर्स का मेजर, मास इनटू एक्सीलरेशन। अब आते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे। तो भाई थर्ड लॉ ऑफ मोशन ना फोर्स के नेचर को बताता है। नेचर को देखिए कितना सही तरीके से, एकदम ऑर्गेनाइज तरीके से यहाँ पे लिखा है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बताएगा कि फोर्स क्या है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बताएगा कि फोर्स का मेजर क्या है, और थर्ड लॉ ऑफ मोशन बताता है कि फोर्स का नेचर क्या है। अब ये नेचर क्या है, यही तो पढ़ना है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन तो देखिए भाई, ये रहा एकदम ऑर्गेनाइज तरीके से। व्हाट इज फोर्स? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बताएगा। फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, मीन्स उसका मेजर क्या है, ये बताएगा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। और थर्ड लॉ ऑफ मोशन में देखते हैं ये नेचर को कैसे बता रहा है। ओके, चलो देखते हैं। सपोज ये रहा एक ऑब्जेक्ट ए एंड दिस इज ऑब्जेक्ट बी। ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट बी, कोई सा भी बॉडी है, बॉडी ए, बॉडी बी। ये बॉडी ए बॉडी बी पे कुछ फोर्स अप्लाई कर रहा है। सपोज दिस इज एफ ए बी। फोर्स applied by A on B, FAB, force applied by A on B. ओके, तो ये क्या बोला है हमने बोला है कि A B पे कोई फोर्स अप्लाई कर रहा है, फोर्स। ओके, अब हम लोग ये देखेंगे कि B भी उसके इक्वल और लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। B भी A पर फोर्स अप्लाई करेगा उतने ही मैग्नीट्यूड का, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। इसको बोल देते हैं FBA, फोर्स अप्लाइड बाय B ऑन A।
फोर्स अप्लाइड बाय बी ऑन ए। चलिए देखो हो क्या रहा है कि दो बॉडी है, ए बी पे फोर्स लगा रहा है, ए बी पे फोर्स लगा रहा है, एफ ए बी, फोर्स अप्लाइड बाय ए ऑन बी। तो हमने क्या बोला, बी भी ए पे उतने ही मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाई करेगा, बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो अगर आप इसको थोड़ा सा इक्वेशन में लिखना चाहो तो यू कैन राइट हियर एफ ए बी इक्वल है एफ बी ए के, लेकिन डायरेक्शन इज अपोजिट। एफ ए बी मीन्स फोर्स अप्लाइड बाई ए ऑन बी, एफ बी ए इज फोर्स अप्लाइड बाई बी ऑन ए। दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा बट डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो इसमें से ये इस पे जो लगा रहा है इसको बोलेंगे एक्शन, दिस इज एक्शन। ए बी पे जो लगा रहा है वो एक्शन है, और ये जो जवाबी कार्रवाई हो रही है जो मीन्स एक क्या बोलना चाहिए, क्या कहते हैं, मीन्स रिप्लाई जो दे रहा है ये उसको रिएक्शन बोलेंगे आप। रिएक्शन, मुंह तोड़ जवाब दिया है इसने, एक्शन रिएक्शन। ओके, द फोर्स अप्लाइड बाई ए ऑन बी, बाई ए ऑन बी, दैट इज एक्शन। और ये जो रिप्लाई दे रहा है ये हो जाएगा रिएक्शन। क्लियर है? क्या बोला है कि जब भी दो ऑब्जेक्ट ले लो, कितने भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए आप, अगर कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी उतने ही मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाएगा ऑन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट। ओके, एक्शन और रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन। तो देखिए ये एक्शन है, ये रिएक्शन है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। इट मीन्स क्या, एक्शन और रिएक्शन हमेशा दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लगेंगे, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे दूं, ये रहा नेल, कीला, और ये रहा एक हैमर को हम लोग ठोक रहे हैं, ये रहा दिस इज हैमर। आप इससे इसको ठोक रहे हो। ओके, तो आप इसको जो ठोक रहे हो दैट इज एक्शन, लेकिन ये आपको रिप्लाई देता है, ये हो जाएगा रिएक्शन। यहाँ एक्शन कहाँ हो रहा है, एक्शन नेल पे लग रहा है, और रिएक्शन किस पे लग रहा है, रिएक्शन हैमर पे लग रहा है। ओके, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे आपको। जहां भी फोर्स होगा उसका एक रिएक्शन भी होगा, जहां भी फोर्स होगा वहां पे उसका एक रिएक्शन भी होगा, डोंट वरी। ओके, तो क्या क्या सीखा आपने, जब भी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करता है तो सेकंड ऑब्जेक्ट भी पहले ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करेगा, जिसको आप बोलते हो रिएक्शन। क्या क्या सीखा है कि एक्शन और रिएक्शन दोनों मैग्नीट्यूड में सेम होंगे लेकिन डायरेक्शन विल बी जस्ट अपोजिट। एक्शन और रिएक्शन का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा लेकिन डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होगा, और दोनों बोथ एक्शन एंड रिएक्शन बोथ विल एक्ट ऑन द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। Action or reaction will act on the different objects. That's why they can't cancel each other. दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बट दे कांट कैंसल ईच अदर, क्योंकि एक एक्शन इस पे लग रहा है, रिएक्शन इस पे लग रहा है। तो ये नहीं कि ये इसके इक्वल है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है तो ये तो बैलेंस हो गया। ना मुन्ना ना, बैलेंस तो तब होता जब वो एक ही ऑब्जेक्ट पे लगता। अगर ये फोर्स एक ऑब्जेक्ट है, यहां से फोर्स लगा दिया एफ ए, इधर से फोर्स लगा दिया एफ ए, दे विल कैंसल ईच अदर। जब एक ही ऑब्जेक्ट पे बहुत सारे फोर्स लगेंगे एंड दे कैन, अगर वो कैंसल कर रहे हैं दूसरे को तो बोलोगे बैलेंस कंडीशन में है, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं हो रहा। एक्शन एंड रिएक्शन ये बहुत सारी, देखो थर्ड लॉ ऑफ मोशन सबसे छोटा सा है। अब देखोगे एक लाइन में लिख लोगे, मुझे पता है बोलेंगे सर इतना क्यों खा रहे हैं, ये तो ऑलरेडी एक लाइन में खत्म हो जाता है। सबसे छोटा लेकिन समझना सबसे मुश्किल है मेरे भाई। तो समझो क्या समझना है कि आपको एक्शन और रिएक्शन बोथ इक्वल होगा मैग्नीट्यूड में। एक्शन और रिएक्शन इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में, लेकिन उनका डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होगा। ये भी सही है, डायरेक्शन अपोजिट होगा, दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लगेंगे। एक्शन और रिएक्शन कभी भी एक ऑब्जेक्ट पे नहीं लग सकता। ये नहीं कि मेरे पे एक्शन भी हो रहा है मेरे पे रिएक्शन भी हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। मैं अगर पुश करता हूं तो आप मुझे रिएक्ट करोगे, ये नेचुरल है।
अगर मैं आपको स्लैप एक दूंगा तो आप मेरे को मारोगे ना कि आप अपने आप को मार लोगे। तो एक्शन और रिएक्शन क्या होगा, एक्शन और रिएक्शन हमेशा अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लगेगा एंड दैट्स व्हाई दे कांट कैंसल ईच अदर, इसलिए वो एक दूसरे को कैंसल नहीं कर सकते हैं, एक दूसरे को कैंसल नहीं कर सकते हैं। तो जरा लिख लो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, बहुत ही सिंपल, ये लिखेंगे बस, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। देखो इतना सिंपल है, अरे बहुत सिंपल है तो, लेकिन समझना मुश्किल है ना। एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है, पहला तो ये कि एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन बोथ एक्ट्स ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ये याद रखना आपको। एक्शन और रिएक्शन हमेशा अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लगेगा, एक्शन और रिएक्शन हमेशा अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लगता है, ओके, एंड दैट्स व्हाई दे कांट कैंसल ईच अदर, दैट्स व्हाई दे कांट कैंसल ईच अदर, दे कांट कैंसल ईच अदर, इसीलिए वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते हैं, दैट्स व्हाई दे कांट कैंसल ईच अदर। और क्या है, एक चीज़ और है, एक चीज़ और है, जो देखते तो सब हैं लेकिन उसको नोटिस बहुत कम लोग करेंगे। जैसे कि ये रहा इतना बड़ा सा बॉल, बड़ा छोटू सा बॉल, ठीक है, ये जाके मान लो इसको ठोकता है ये जाके इसे कोलाइड होगा, ये से जाके इनका कोलिजन होता है, तो क्या थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है कि ये इसके ऊपर जितना फोर्स लगाएगा उतना फोर्स इसके ऊपर भी लगेगा, एक्शन रिएक्शन। लेकिन क्या आपने देखा है, क्या ये बड़ा सा बॉल उसे टकराने के बाद वापस आ जाएगा क्या ये बड़ा सा बॉल उसे टकराने के बाद बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा क्या, कि फॉरवर्ड ही जाएगा? हाँ, चेंजेस हो सकता है स्पीड में माइनर सा, लेकिन जैसे ये बड़ा सा बॉल उस छोटे से बॉल से कोलाइड होगा, कॉलिजन होगा इनका, छोटा सा बॉल फुर्र से भागेगा, एकदम तेजी से भाग जाएगा, ठीक है। लेकिन छोटू ये बड़ा से बॉल में कोई ज़्यादा खास चेंज नहीं हुआ है, ज़्यादा खास कोई चेंज नहीं होता। क्यों? अरे जब दोनों पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है तो क्यों नहीं, दोनों का इफेक्ट सेम क्यों नहीं है? जब यहाँ पे ये जितना फोर्स इसके ऊपर लगा रहा है उतना ही फोर्स ये इसके ऊपर लगा रहा, तो फिर दोनों का इफेक्ट सेम क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे भाई देखो, एक्शन एंड रिएक्शन बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, एक्शन एंड रिएक्शन बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, बट देयर इफेक्ट और एक्सीलरेशन बोल लेता हूँ मैं, एक्सीलरेशन की बात, बट देयर एक्सीलरेशन में डिफरेंट, लेकिन उनका एक्सीलरेशन डिफरेंट हो सकता है। क्यों? क्योंकि भाई एक्सीलरेशन जो है डिपेंड करेगा मास पे भी तो डिपेंड करेगा। अरे मास पे भी तो क्या होता है, F इक्वल टू ma, सो A इक्वल टू F/m। जब देखो कितना मैथमेटिकली बता रहा है आपको, बिल्कुल एकदम लॉजिक से बता रहा हूँ, F इक्वल टू ma, ओके, सो A इक्वल टू F/m। अगर फोर्स सेम भी है, इफ द फोर्स इज सेम, एक्सीलरेशन ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन मास पे भी तो डिपेंड करेगा। जिसका मास ज्यादा होगा उसमें कम एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा, जिसका मास कम होगा उस पर ज्यादा एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा। क्यों? फोर्स सेम है, तो यहाँ पे ए जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा मास के। एकदम मैथमेटिकली है, ये सोच अपने अंदर बिल्ड करो, ये सोच होना चाहिए आपके अंदर कि ऐसा भी सोचना है, तभी आप सच्चे फिजिसिस्ट बनोगे मेरे भाई। पूरा ये सोच होना चाहिए आपके अंदर। क्या होता है, F इक्वल टू ma, A इक्वल टू F/m। इट मीन्स A डिपेंड्स अपॉन फोर्स एंड A ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन मास। A फोर्स पे डिपेंड करेगा, A मास पे भी डिपेंड करेगा, A फोर्स पे भी डिपेंड करता है, A मास पे भी डिपेंड करता है। अगर फोर्स सेम है, जो कि है, एक्शन और रिएक्शन में फोर्स सेम तो है, लेकिन एक्सेलरेशन मास पे भी तो डिपेंड करता है, और एक्सेलरेशन मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर फोर्स सेम है, इफ फोर्स इज सेम, तो वहां पर डिसाइडिंग फैक्टर कौन है? वहां पर डिसाइडिंग फैक्टर मास हो जाएगा। जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन कम होगा, और जिसका मास कम होगा उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। यहां पे देख लो आप, मास कम है,
एक्सेलरेशन ज़्यादा, मास ज़्यादा है, एक्सेलरेशन कम। ओके, तो एक्शन और रिएक्शन का मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन उनका एक्सेलरेशन, वो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेंगे दैट मेड डिफरेंट। क्या ये क्लियर है? क्या ये आपने इतना दिमाग लगा लिया ना, इतना सोचा कि नहीं सोचा आपने? ओके, तो ये रहा थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इसमें नो डाउट है। लेकिन इसको लोग समझ बहुत पाते हैं, बहुत कम समझ पाते हैं लोग, इसको बार रट के चले जाएंगे, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, बस इतना ही समझेंगे। अरे भाई और भी क्या क्या चीज़ें हैं, एक्शन और रिएक्शन दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लगता है, डिफरेंट बॉडी पे काम करेगा, इसीलिए वो एक दूसरे को कैंसल नहीं कर सकते हैं। और इक्वल और अपोजिट होने के बाद भी, एक्शन और रिएक्शन अपोजिट होने के बाद भी वो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेंगे वो अलग अलग हो सकता है। क्यों? क्योंकि बॉडी का मास अगर अलग अलग है तो एक्सेलरेशन भी अलग अलग हो सकता है। दैट्स इट। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का एग्जाम्पल देखते हैं। कहाँ पे ये दिख रहा है? देखिए यार, कहाँ पे काम करता है, बहुत सही। सबसे पहला तो है वॉकिंग, जब आप चलते हो। वॉकिंग में कैसे? जब आप चल रहे हो, मैं स्लो मोशन में चलना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन चलो, जब मैं चल रहा हूं, वाइल वॉकिंग वी पुश द अर्थ इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। हम लोग ना अर्थ को, ग्राउंड को ढकेलते हैं, लेकिन अर्थ भी हमको क्या करता है? रिएक्शन में ना ढकेलता है, जा बेटा तू भी जा। उसके फलस्वरूप, उसके रिजल्ट में हम लोग आगे बढ़ेंगे। मेरा डायग्राम टूटना अच्छा नहीं है, लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट टू टीच यू बेस्ट। ये हो गया तुम जो, ये मैं हूँ, ये उदास हूँ मैं किसी चीज़ को लेके। पाँव कहाँ है मेरे भाई? पाँव यहाँ पे है, तो ग्राउंड यहाँ पे होगा। जब मेरे को आगे जाना है तो आई विल पुश द अर्थ इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। आप क्या करोगे? ग्राउंड को पुश करोगे, तो उसके रिएक्शन में ग्राउंड भी आपको बोलेगा ले बेटा तेरे पुश मैं भी करूँगा। तो दिस इज एक्शन एंड दिस इज रिएक्शन। तो देखिए भाई, ये एक्शन ग्राउंड पे लगा है, रिएक्शन आपके ऊपर लगा है। अब ये सवाल ये है, सर एक्शन एंड रिएक्शन बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, डायरेक्शन अलग अलग है, मैग्नीट्यूड सेम है। हमने अर्थ को धक्का दिया, अर्थ ने हम तो भी वापस में धक्का पुश किया, हम आगे आ गए। क्या अर्थ भी पीछे गया? ये सवाल ना नहीं पूछना चाहिए था, अरे भाई अभी तो समझाया है, एक्सीलरेशन डिपेंड्स अपॉन द मास। अर्थ का मास कितना होता है आपको पता है? 5.97 इंटू 10 टू द पावर 24 kg होगा। 5.97 इंटू 10। आप जीरो नहीं गिन पाओगे आप, जीरो नहीं गिन पा रहे हो आप। और आपका मास कितना है? आपका वेट 70 kg, 70 भी नहीं हो गया, आप तो 9 में हो ना अभी। 50 kg, 48 kg, कहाँ भाई? अभी तो बोला है ना, एक्सीलरेशन डिपेंड्स अपॉन मास। फोर्स सेम होने के बाद भी एक्सेलरेशन अलग अलग हो सकता है, क्योंकि एक्सेलरेशन मास पर डिपेंड करता है। मास जितना ज़्यादा होगा एक्सेलरेशन उतना ही कम होगा। यार तो आप ये जो एक्शन रिएक्शन का खेल है, इस मास को ना, इसके इनर्शिया को ओवरकम ही नहीं कर सकते आप। इतने मास का जो इनर्शिया है उससे आपके पुश करने से क्या, पूरा दुनिया भी, पूरा वर्ल्ड भी पुश करेगा तो उसमें कुछ चेंज नहीं होने वाला है। इतना एफर्ट आप लगा ही नहीं पाओगे कि इतने मास के इनर्शिया को आप ओवरकम कर पाओ। तो आपके अकेले चलने से क्या होता है? तो इसमें डोंट वरी, आप चलिए, जी खोल के चलिए। ऐसा नहीं है कि आप चलेंगे तो अर्थ पीछे या धक्का दे दिया जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो वाइल वॉकिंग क्लियर है। जब आप चलते हो तो अर्थ को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करोगे और फिर अर्थ आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करेगा। चलो जाओ आगे बढ़ो बोलेगा। क्या हमने तैरना सीखा है? क्या हम तो स्विमिंग आती है? स्विमिंग किया है आपने? आप क्या करते हो? बाई योर आर्म एंड बाई योर लेग यू पुट द वाटर इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। जब आप तैरते हो यूं तो क्या करते हो? आप पानी को ढकेल रहे हो और वापस में पानी आपको ढकेल रहा है, तो आप आगे जा रहे हो, आप आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हो। क्लियर है? वैसे ही देखिए नंबर थर्ड, रिकॉइलिंग ऑफ गन। उम्मीद है मुझे कि आपने अभी तक कोई गन हाथ में लगाया हो ठीक है, लेकिन आपने मूवीज में देखा होगा जब बड़े बड़े गन्स चलते हैं
तो उनका जो एक रिकॉइलिंग ना, शोल्डर का सपोर्ट लेके गन चलाते हैं, शोल्डर का सपोर्ट लेके गन चलाया जाता है। क्यों? क्योंकि बुलेट जब आगे जाती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में ना, तो उसका रिएक्शन लगता है बैकवर्ड डायरेक्शन में गन पे, तो उस गन को सपोर्ट करने के लिए शोल्डर यूज किया जाता है, शोल्डर यूज किया जाता है। रिकॉइलिंग ऑफ गन, इसको हम लोग समझेंगे अभी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से भी समझेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से भी समझेंगे। रिकॉइलिंग ऑफ गन भी है। और नंबर 4 सबसे इंपॉर्टेंट, यार आप चांद पे कैसे पहुंच गए, आप मार्स तक चले गए, आपके स्पेसक्राफ्ट प्लूटो को पार कर गए, आपके सोलर सिस्टम को पार कर गए, कैसे? क्योंकि आपने रॉकेट लॉन्च किए। रॉकेट लॉन्चिंग में भी, रॉकेट के ऊपर जाने में भी थर्ड लॉ ऑफ मोशन काम आता है। अरे यार, तो रॉकेट एंड जेट्स में भी, रॉकेट एंड जेट्स, यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी वही है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन ही है। रॉकेट में एक्चुअली में क्या होता है, हम लोग फ्यूल को बर्न करते हैं। मैं एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन दे दूँ आपको। रॉकेट में कभी रॉकेट लॉन्चिंग देखी है कि नहीं? इसरो लॉन्च करता है, नासा की लॉन्चिंग होती है, आपने लॉन्चिंग देखी है कि नहीं? मत बोलना कि नहीं देखी है यार, निराश कर दोगे आप मुझे। देखी है ना, कितना ज़्यादा गैस निकलता है वहाँ पे, देखा ना, धुआं ही धुआं, चारों तरफ धुआं ही धुआं, मीन्स जहाँ पे लॉन्चिंग हो रही है वहाँ पे धुआं ही धुआं। कैसे? रॉकेट के अंदर फ्यूल होगा, उस फ्यूल को बर्न करेंगे, बर्न करने से बहुत ही ह्यूज अमाउंट में गैसेस निकलती हैं। उस गैसेस को रॉकेट के नीचे से, नीचे वाले पार्ट से बहुत ही हायर वेलोसिटी से निकाला जाता है। तो जब गैसेस निकलती हैं नीचे विद हायर वेलोसिटी, तो उसका रिएक्शन लगता है रॉकेट पे और वो रॉकेट को लिफ्ट करता है, वो रॉकेट को लिफ्ट करता है। गैसेस का जो रिएक्शन फोर्स है वो रॉकेट को लिफ्ट करेगा, वो रॉकेट को लिफ्ट करेगा। क्लियर है ये? तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो ये एग्जांपल्स हो गए न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के। एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, डन है, ओके है, फाइन है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, देखते हैं। पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं कि लॉ क्या बोलता है, उसके बाद इसको प्रूव भी करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इतना आपको लिखना ही पड़ता है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ओके, when टू और मोर, उससे ज़्यादा हो सकता है, when टू और मोर ऑब्जेक्ट्स और बॉडी इंटरैक्ट्स, ये क्लियर है क्या ये? when टू और मोर ऑब्जेक्ट्स interacts, then the total momentum of the system remains constant. The only condition is, there should be no external force. There should be no external force. जब दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्ट होते हैं, इंटरेक्ट में उनके बीच कॉलिजन होता है, एक दूसरे से टकरा रहे हैं, मिल रहे हैं, बिछड़ रहे हैं, जो भी हो रहा है, जब भी मोर देन टू ऑब्जेक्ट्स और व्हेन टू और मोर देन टू ऑब्जेक्ट्स इंटरैक्ट्स, तो ये जो एक सिस्टम है ना, इस सिस्टम में जो भी पार्टिकल्स हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, उनका टोटल मोमेंटम क्या रहेगा? द टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। सिस्टम का जो मोमेंटा है वो ऑलवेज कंजर्व्ड रहेगा,
ऑलवेज कंजर्व्ड रहेगा। कंडीशन क्या है? देयर शुड बी नो एक्सटर्नल फोर्स, देयर शुड बी नो अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स। यहाँ पे अनबैलेंस, बिल्कुल अनबैलेंस होना चाहिए। देयर शुड बी नो अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स, यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स उपस्थित नहीं होना चाहिए, किसी भी अनबैलेंस फोर्स का वहाँ पे प्रेजेंस नहीं होना चाहिए। तो क्लियर है क्या? ये क्लियर है क्या? क्या ये क्लियर है? हम लोग इसको प्रूव करेंगे जी, प्रूव करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मीन्स यकीन से कह सकता हूँ आपके टेस्ट में, आपके एग्जाम में बिल्कुल आएगा। तो आप अच्छे से पढ़ो इसको। क्या बोल रहे हैं कि जब दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट का इंटरेक्शन होता है तो इस प्रोसेस में, या ये जो एक सिस्टम है, अब उस सिस्टम में दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, डजंट मैटर। एक सिस्टम की बात करते हैं। व्हाट इज सिस्टम? सिस्टम मीन्स ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। लेट मैं एक कमरे में हूँ, एक रूम में हूँ, इस रूम में 4-5 लोग हैं, तो हम 4-5 लोग मिलकर एक सिस्टम बना रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो टोटल मोमेंटम होगा दैट विल बी कंजर्व। हम लोग टकराएंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे, कुछ भी करेंगे। एक बात बता रहे हैं आपको तो वैसे लड़ेंगे नहीं, हम लोग सब अच्छे दोस्त हैं, ठीक है। तो टोटल मोमेंटम जो रहेगा सिस्टम में जो जितने भी पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स के मोमेंटम का जो सम है, इसके कहने का मतलब यही है मेरे भाई। टोटल मोमेंटम कंजर्व कहने का मतलब क्या है? द टोटल मोमेंटम ऑफ एनी सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। इट मीन्स द वेक्टर सम ऑफ द मोमेंटा ऑफ ऑल द पार्टिकल, जितने भी पार्टिकल्स हो मेरे भाई, जितने भी पार्टिकल्स होंगे, उन सभी पार्टिकल्स के मोमेंटा का जो टोटल वेक्टर सम होगा, टोटल वेक्टर सम विल बी ऑलवेज कंजर्व्ड। और इंडिविजुअली कम ज़्यादा हो सकता है, किसी एक का मोमेंटम बढ़ सकता है, किसी एक का मोमेंटम कम हो सकता है, लेकिन ओवरऑल, चलिए मैं बता दूं आपको। चलो ये रहा एक सिस्टम, इसमें ए रहा एक ऑब्जेक्ट, ये रहा बी एक ऑब्जेक्ट, ये रहा सी एक ऑब्जेक्ट। इसका इंडिविजुअल मोमेंटम अभी 10 है। आप यूनिट जानते हो मोमेंटम का, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। सॉरी, केजी मीटर पर सेकंड, क्योंकि मोमेंटम इज इक्वल टू होता है, सॉरी, मास इनटू वेलोसिटी होगा ना, तो केजी मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो 10, इसका 20 है, मान लो इसका 30 है। केजी मीटर पर सेकंड। तो अब इनके बीच इंटरेक्शन हो रहा है, ये से टकरा गया, या ये से टकरा गया, ये आपस में सब टकरा रहे हैं, जो भी हो रहा है। कॉलिजन के बाद देखो अभी टोटल मोमेंटम कितना है? बिफोर कॉलिजन, अभी टकराव नहीं। बिफोर कॉलिजन मोमेंटम कितना है? बिफोर कॉलिजन इंटरेक्शन से पहले मोमेंटम 10 + 20 + 30 60 है। टोटल मोमेंटम इज 60। इस पूरे सिस्टम का टोटल मोमेंटम 60 है। इस पूरे सिस्टम का टोटल मोमेंटम 60 है। डन, ओके, फाइन, ठीक है। टकराने के बाद हो सकता है इसका मोमेंटम 10 हो गया हो, इसका मोमेंटम 20 हो गया हो, तो और इसका मोमेंटम 30 हो गया हो। कुछ भी हो सकता है, किसी का कुछ भी वैल्यू हो सकता है, इंडिविजुअली चेंज आ सकते हैं, लेकिन टोटल जो है वो सेम ही रहेगा। द टोटल मोमेंटम ऑफ एनी सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। अगर किसी सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो उसका टोटल मोमेंटम हमेशा कंजर्व्ड रहता है। कंजर्व्ड रहेगा। किसी भी सिस्टम का टोटल मोमेंटम हमेशा क्या रहेगा? कंजर्व्ड रहेगा। सो लेट्स प्रूव इट। चलो इसको प्रूव करते हैं कि होता भी है कि नहीं होता है। हम लोग प्रूव करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को हम लोग जा रहे हैं प्रूव करने। क्लियर है ये? तो उसके लिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं। कुछ तो एग्जांपल लेना पड़ेगा ना मेरे भाई। ये रहा ऑरेंज वाला बॉल, ये भी एक पार्टिकल ही है, ये भी एक बॉडी है, और ये रहा एक येलो वाला बॉल। दिस इज येलो वाला बॉल, यहाँ बना दो येलो वाला बॉल, दिस इज येलो वाला बॉल। लेट मास ऑफ दिस बॉल इज ma एंड मास ऑफ दिस बॉल इज mb। इसका वेलोसिटी जो है अभी ua है, इसका वेलोसिटी जो है वो ub है। क्या ये क्लियर है? वेलोसिटी ua, वेलोसिटी ub, इनिशियल वेलोसिटी है। ये है इनिशियल वेलोसिटी, ये है इनिशियल वेलोसिटी। अब कंडीशन ये भी है कि यहाँ पर ना
यू ए इज ग्रेटर देन यू बी, यू ए इज ग्रेटर देन यू बी। ओके, यानी किसी ना किसी टाइम पे जाके इससे टकराएगा, ये इसको जाके इससे लड़ेगा, भिड़ेगा, जाके भिड़ेगा ये। चलो भिड़ गया है, जाके भिड़ा है इससे, और मान लो कि ये इससे जाके जब टकराएगा, केवल स्मॉल टाइम इंटरवल टी के लिए टक्कर हुआ है, टी के लिए टक्कर हुआ है, ऐसे करके केवल स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए उनका इंटरेक्शन हुआ है, जाके एकदम मिल नहीं गए, चिपक नहीं गए, चिपक भी सकते हैं, उसका अलग केस है। यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं कि ये जाके बस इसे कोलाइड हुआ है फॉर स्मॉल टाइम इंटरवल टी। तो क्या लिखोगे, ये लिख लोगे आप, सपोज वी हैव टू बॉल्स और टू बॉडी दैट इज ए एंड बी, इसका मास है एम ए, इसका मास है एम बी, इसका इनिशियल वेलोसिटी है यू ए, इसका इनिशियल वेलोसिटी है यू बी, दैट इज फाइन, एंड यू ए इज ग्रेटर देन यू बी, यू ए इज ग्रेटर देन यू बी, और इनके बीच में इंटरेक्शन होता है फॉर अ स्मॉल टाइम इंटरवल टी। अब यहां पे मैं एक चीज लिख रहा हूं, इसको समझिए आप, एफ ए बी, अब समझो जरा एफ ए बी क्या है, व्हाट इज एफ ए बी, दिस इज फोर्स अप्लाइड बाई ए ऑन बी, इसको समझना जरूरी है। फोर्स अप्लाइड बाई ए ऑन बी, फोर्स अप्लाइड बाई ए ऑन बी जब कॉलिजन होगा तो, एंड एफ बी ए, दिस इज फोर्स अप्लाइड बाई बी ऑन ए, फोर्स अप्लाइड बाई ए ऑन बी एंड दिस इज फोर्स अप्लाइड बाई बी ऑन ए। ओके, क्लियर है क्या ये, फोर्स अप्लाइड बाई ए ऑन बी एंड फोर्स अप्लाइड बाई बी ऑन ए। ओके, डन, क्लियर। चलिए, अब कॉलिजन होगा, कॉलिजन के बाद उनका जो इंडिविजुअल वेलोसिटी है दैट विल चेंज। तो आफ्टर कॉलिजन लेट एज्यूम, अच्छा कॉलिजन के पहले की चीजें मैं लिख दूं, देखो मास तो क्लियर है, मास ए है, इसका मास एम बी है, इसका इनिशियल वेलोसिटी यू ए है, इसका इनिशियल वेलोसिटी यू बी है, क्लियर है ये। आफ्टर कॉलिजन मास में तो कोई चेंज नहीं होना है, मास में तो कोई चेंज नहीं होना है, मास एम ए और इसका जो मास है वो है एम बी। लेट सपोज आफ्टर द कॉलिजन द वेलोसिटी ऑफ दिस बॉल ए बिकम्स वी ए एंड इसका वेलोसिटी हो जाता है वी बी। क्या ये क्लियर है? इनिशियल वेलोसिटीज एंड फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन, आफ्टर कॉलिजन चेंज हो गया है, चेंज हो गया है। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये जो कहानी है ऊपर में, ये जो कहानी लिखी है, ये है बिफोर कॉलिजन और ये है आफ्टर कॉलिजन। आपको याद रहेगा ना, बिफोर कॉलिजन आफ्टर कॉलिजन, बिफोर कॉलिजन आफ्टर कॉलिजन। ठीक है, डन है, ओके, फाइन है। तो आफ्टर कॉलिजन क्या हो जाता है वेलोसिटी, वी ए द वेलोसिटी ऑफ बॉल ए एंड वी बी विल बी द वेलोसिटी ऑफ बॉल बी। वी ए इज द वेलोसिटी ऑफ ए एंड वी बी इज द वेलोसिटी ऑफ बी आफ्टर कॉलिजन। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर। अब हम लोग आ जाते हैं अपने मेन मुद्दे पर, जहां से आपको कैलकुलेशन स्टार्ट करना है। हम लोग को प्रूव करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड इट विल बी डिड्यूस्ड बाय द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन से ही आप इसको प्रूव कर पाओगे। कैसे कर पाओगे, चलिए देखो, चलिए देखते हैं, चलिए देखते हैं। मैं बोलता हूं चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए, चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए, बॉल ए, ऑब्जेक्ट ए, क्या होगा, मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन, मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन माइनस मोमेंटम, मोमेंटम बिफोर कॉलिजन। चलो जाने दो, सीमाओं को तोड़ दिया जाए। मोमेंटम बिफोर कॉलिजन, मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन इज इक्वल टू, चलिए देखिए, ए के मोमेंटम में कितना चेंज आएगा जब ये इन दोनों के बीच जब कुछ कुछ हुआ होगा। तो आफ्टर कॉलिजन द मोमेंटम विल बी एम ए वी ए। ओके, बिफोर कॉलिजन मोमेंटम कितना था, एम ए यू ए। इसमें किसी को डाउट है क्या, इसमें किसी को डाउट है क्या? मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम बिफोर कॉलिजन, सॉरी,
मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन, मोमेंटम बिफोर कॉलिजन, डन, ओके फाइन। ये है चेंज इन मोमेंटम। अब क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, वो भी हम लोग ए की बात कर रहे हैं अभी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए, ये हो जाएगा आपका एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए डिवाइडेड बाई टाइम टी, क्योंकि जो भी इंटरेक्शन हुआ है वो टाइम टी के लिए ही तो हुआ है, तो जो भी चेंजेस आया होगा वो टाइम टी में ही आया है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए डिवाइडेड बाई टी, दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। एंड नाउ द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कम इन टू प्ले। अब आएगा उसका रोल, क्या होता है, बट अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड ऑन इट। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड ऑन इट। किसी भी बॉडी के मोमेंटम में उतना ही चेंज आता है जितना कि उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड ऑन इट। तो इसके मोमेंटम का जो रेट है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इसके ऊपर लगने वाले फोर्स के इक्वल होगा। और इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, इसके ऊपर फोर्स लगेगा एफ बी ए, फोर्स अप्लाइड बाय बी ऑन ए। तो ए के ऊपर जितना फोर्स लगेगा वही होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो एफ बी ए इज इक्वल टू एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए डिवाइडेड बाई टी। बाई सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, बाई सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एफ बी ए, फोर्स अप्लाइड बाय बी ऑन ए, फोर्स अप्लाइड बाय बी ऑन ए एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए डिवाइडेड बाई टी, दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी, बॉल ए और बॉडी ए, ऑब्जेक्ट ए जो भी है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ये है ए के मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज, जो कि उसके ऊपर लगने वाले फोर्स के इक्वल होगा। तो क्या यही चीज़ मैं सेकंड के लिए नहीं लिख सकता क्या यही चीज़ मैं सेकंड के लिए नहीं लिख सकता क्या, लिख सकते हैं। रूल तो सबके लिए सेम ही है। सो फोर्स ए बी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए बी, फोर्स अप्लाइड बाई ए ऑन बी, पहले ही लिखा था मैं, फोर्स अप्लाइड बाई ए ऑन बी, ये हो जाएगा उसके रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बी। बी के मोमेंटम का जो रेट ऑफ चेंज है वो उसके ऊपर लगने वाले फोर्स के इक्वल होगा। सो दिस इज फोर्स ए बाई ए ऑन बी, तो ये बी पे लगने वाला फोर्स है जो कि ए उसके ऊपर लगा रहा है। सो एफ ए बी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बी, क्या हो जाएगा, इसका फाइनल मोमेंटम कितना होगा, एम ए वी बी माइनस एम ए, क्यों लिख रहा हूं यार, एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी डिवाइडेड बाई टी, दिस इज एफ ए बी, दिस इज एफ ए बी। सो यहां पर ये जो लिखा है इक्वेशन बाय सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लिखा गया है, दिस इज सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड ऑन इट, जितना उसके ऊपर फोर्स लगेगा वही होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। एफ ए बी इतना, एफ बी ए इतना। तो ये कहानी अब इसको हटाओ, इसकी जरूरत अब नहीं है। ये आपने बना लिया होगा, आई होप कि आपने बना लिया होगा, आई उम्मीद कि आपने बना लिया होगा। अब यहाँ पे अगर मैं लगा दूँ थर्ड लॉ ऑफ मोशन, क्या है ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन ए बी पे जितना फोर्स लगाएगा बी भी ए पे उतना ही फोर्स लगाएगा, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। इट मीन्स बाई थर्ड लॉ ऑफ मोशन, बाई थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या हो जाएगा, बाई थर्ड लॉ ऑफ मोशन एफ ए बी फोर्स बाई ए ऑन बी इज इक्वल टू एफ बी ए फोर्स बाई बी ऑन ए, but in the negative direction, but in the negative means opposite direction, FAB is equal to minus FBA. Put the value and you will get your
सॉल्यूशन। चलिए रखते हैं। अब देखो कैसे रखेंगे। एफ बी ए, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, और यू कैन से फोर्स बाय ए ऑन बी, यानी बी के मोमेंटम में चेंज हुआ है, तो बी के मोमेंटम में चेंज एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी डिवाइडेड बाई टी, डन, ओके फाइन, इज इक्वल टू एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए डिवाइडेड बाई टी। एक कदम बस दूर है मंजिल, थक नहीं जाना, हार नहीं मानने का। टाइम कैंसिल हो गया, ठीक है, टाइम और टाइम कैंसिल हो गया। अब देखो जरा, जो u वाले टर्म्स हैं उसको मैं एक साइड लेके आऊँगा, जो u वाले टर्म्स हैं उसको एक साइड, और जो v वाले टर्म्स हैं उसको दूसरे साइड। तो इधर इधर इधर, ठीक है। तो ये हो जाएगा एम बी वी बी प्लस ओके, देयर इज अ मिस्टेक, देयर इज अ माइनस साइन ऑल्सो, देयर इज माइनस साइन ऑल्सो। ये गलती नहीं करना दोस्त, माइनस साइन है यहाँ पे, माइनस साइन है यहाँ पे, ओके। तो ये माइनस से क्या हो गया, ये रुको एक स्टेप और लिख देता हूँ दोस्त, एक स्टेप और लिखा जाएगा। एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी इज इक्वल टू माइनस एम ए वी ए माइनस प्लस एम ए यू ए, एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी इज इक्वल टू माइनस एम ए वी ए प्लस एम ए यू ए। अब आते हैं हम लोग v को एक तरफ लेके और u को एक तरफ लेके, इधर ले आता हूँ इसको, तो इट विल बी एम बी वी बी प्लस एम ए वी ए इज इक्वल टू एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी। अब देखो ये क्या है ये, और ये क्या है, दिस इज मोमेंटम ऑफ बॉल बी बिफोर, सॉरी आफ्टर है ये, तो दिस इज मोमेंटम ऑफ बॉल बी आफ्टर कोलिजन, दिस इज द मोमेंटम ऑफ बॉल ए आफ्टर कोलिजन, दिस इज द मोमेंटम ऑफ बॉल ए बिफोर कोलिजन, दिस इज द मोमेंटम ऑफ बॉल बी बिफोर कोलिजन। यानी कि दिस इज द मोमेंटम, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन is equal to total momentum before collision, total momentum before collision is equal to total momentum after collision। क्या यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यहां पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं था। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स के एब्सेंस में किसी भी सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इंडिविजुअली चेंज हो सकता है, लेकिन जो टोटल सिस्टम का मोमेंटम है दैट विल कांस्टेंट। दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ओके। और अब हम लोग बात किए थे रिकॉइलिंग ऑफ गन, झटका जो मारता है बंदूक पीछे की तरफ, उसको समझ लेते हैं बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में, जब गन से फायर होता है बुलेट, तो ये गन जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में रिकॉइल क्यों करता है, एक जर्ग क्यों आता है अपनी तरफ? तो इसके लिए चलो समझाते हैं आपको। ये रहा एक गन, मैं बहुत ही प्यारा सा गन बनाऊंगा। ये रहा गन, दिस इज द गन। बहुत ही छोटा है ये, अपने बड़ा लेना चाहिए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, इससे काम चल जाएगा। अभी यहाँ पे कोई हरकत नहीं है भाई, ये रहा इधर, ये ठीक है, दिस इज गन। अभी गन भी रेस्ट में है और बुलेट भी रेस्ट में है। तो चलो पहले कुछ चीज़ें एज्यूम कर लेते हैं। मास, मैं क्या समझा रहा हूँ आपको, मैं समझा रहा हूँ रिकॉइलिंग ऑफ गन, mass of the gun और राइफल और जो भी है, दैट इज कैपिटल M,
ज़्यादा है ना मास, एंड मास ऑफ द बुलेट इज स्मॉल m, छोटा सा बुलेट। अब देख लेते हैं, तो ये देखिए बिफोर फायरिंग ये दोनों मिलकर सिस्टम बना रहे हैं। पहली बात तो ये बुलेट और गन मिलके एक सिस्टम बनाया है। आपका एक्सटर्नली वहां पे कोई उसको ठोकना या पीटना नहीं है, आपको एक्सटर्नली वहां पे कोई एफर्ट नहीं लगाना। तो बिफोर फायरिंग इसका भी वेलोसिटी जीरो है, उसका भी वेलोसिटी जीरो है। बिफोर फायरिंग मोमेंटम क्या हो जाएगा? बिफोर फायरिंग द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या हो जाएगा? दैट इज जीरो। क्या ये सही है? बिफोर फायरिंग मोमेंटम इज जीरो, क्या ये सही है? बिफोर फायरिंग मोमेंटम जीरो होगा, क्या ये सही? बिल्कुल सही है। इसका भी वेलोसिटी जीरो है। बुलेट मैं बना देता हूँ यहाँ पे, चलो बुलेट बना दिया ये, ओके। दोनों रेस्ट में है, कोई चल नहीं रहा, कोई किसी से जाकर लड़ने झगड़ने वाला नहीं है, फिलहाल तो नहीं है। बुलेट भी रेस्ट में है, गन भी रेस्ट में है। टोटल जो मोमेंटम है, टोटल लिख देता हूं दोस्त, टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग दैट इज जीरो। इस सिस्टम का टोटल मोमेंटम जीरो है। अब बंदूक से गोली चलने का वक्त आ गया है। अपने हथियार फेंक दो, अदरवाइज आई विल शूट यू। नहीं माना, भागा। पुलिस ने गोली चला दी, हो सकता है विलन ने भी चला दी हो, हम देखते हैं उसी को। अब मान लो लेट स्मॉल v इज द वेलोसिटी ऑफ गन, क्योंकि आपको पता है ना बहुत ही हल्का सा जर्क देगा, बुलेट के स्पीड से थोड़ी भागेगा पीछे। नहीं। कैपिटल V इज द वेलोसिटी ऑफ बुलेट, और ये आपकी बुलेट नहीं है, ये बुलेट गोली वाली बुलेट है। तो अब देखते हैं, आफ्टर फायरिंग द टोटल मोमेंटम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे भाई? अब यहां पे लॉजिक लगाओ, कैपिटल M इंटू स्मॉल v। कैपिटल M इंटू स्मॉल v क्यों? क्योंकि गन का मास m है, उसका वेलोसिटी v है, हल्का सा वेलोसिटी पीछे की तरफ, प्लस इसका मास तो स्मॉल m है लेकिन वेलोसिटी कैपिटल v है। क्योंकि आपको बस एक सिंबॉलिक तरीके से समझाने के लिए कि भैया गन का वेलोसिटी तो कम होता है, बहुत ही कम, छोटा सा हल्का सा जर्क। अगर मान लो कि गन भी बुलेट के स्पीड से पीछे आए तो आपका भी काम तमाम। तो इसका वेलोसिटी बहुत कम होता है एज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ द बुलेट, स्पीड ऑफ द गोली। तो ये हो गया बिफोर फायरिंग टोटल मोमेंटम, आफ्टर फायरिंग टोटल मोमेंटम। अब हम लोग यहां पे लगाएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई हियर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। समझे क्या? लगाओ। क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग बिफोर फायरिंग और आफ्टर फायरिंग का जो मोमेंटम है मस्ट बी सेम। बिफोर फायरिंग एंड आफ्टर फायरिंग का जो मोमेंटम है मस्ट बी सेम होना चाहिए। तो जीरो है, इधर जीरो है, ये हो जाएगा mv प्लस mv। इट मीन्स ये हो जाएगा, इसको इधर निकाल लीजिए आप, कैपिटल M माइनस कैपिटल mv स्मॉल v प्लस m कैपिटल V। अरे यार इज इक्वल टू ना, यहाँ से v निकाल लेते हैं, v इज इक्वल टू स्मॉल m कैपिटल V डिवाइडेड बाय कैपिटल M माइनस। देखो मास ऑफ द बुलेट, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, मास ऑफ द गन इज वेरी लार्ज, वेरी ज्यादा एज कंपेयर टू द मास ऑफ द गन। यानी कि m बाई कैपिटल M लेस देन मतलब बहुत छोटा आएगा ना। अगर आप छोटे से को बड़े से डिवाइड करोगे तो क्या होगा? द रिजल्ट विल बी वेरी स्मॉल, और स्मॉल में इसको इंटू करोगे तो ये स्मॉल हो जाएगा। स्मॉल में अगर किसी भी नंबर को इंटू करो तो स्मॉल हो जाएगा। नहीं समझ आ रहा हो? मैं समझाऊंगा आपको, मैं समझा के दम लूंगा। सपोज
मास ऑफ द बुलेट इज 3 ग्राम, ज़्यादा हो जाएगा, 2 ग्राम, 2 ग्राम भी कम है, 5 ग्राम, चलो 5 ग्राम का बुलेट है, ओके। और मास ऑफ द ग्राम इज दैट इज 100 ग्राम, ये भी बहुत ही कम ही हो गया उसके कंपेयर में, चलो है। 5 डिवाइडेड बाई 100 क्या होगा, दैट विल बी 0.05 आएगा, और 0.05 में जिसके इंटू करोगे तो 0.05 टाइम्स हो जाएगा। इट मीन्स V विल बी लेस देन कैपिटल V, ये तो पता ही था आपको, मैथमेटिकली बता दिया आपको, V विल बी लेस देन कैपिटल V। द गन, द वेलोसिटी ऑफ द गन, द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, वेलोसिटी ऑफ द गन, वेलोसिटी ऑफ द, माइनस क्यों लगा है, देखिए यार, वेलोसिटी जब वेक्टर क्वांटिटी, माइनस क्या रिप्रेजेंट करेगा कि बुलेट इधर का तो गन इधर को, अपोजिट डायरेक्शन। इस माइनस केवल डायरेक्शन दिखाता है, फिजिक्स में माइनस केवल डायरेक्शन दिखा रहा है। अगर V इधर जाएगा कैपिटल V तो स्मॉल v इधर आएगा, अगर कैपिटल V इधर जाएगा तो स्मॉल v उधर जाएगा। क्लियर है ये, क्या ये क्लियर है? दिस इज द रिकॉइलिंग ऑफ गन, तो यू कैन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ गन बाय दिस फॉर्मूला, दिस इज द रिकॉइलिंग ऑफ गन, ओके, क्लियर, फाइन, ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इस चैप्टर में थ्योरेटिकल पोर्शन इतना ही है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इनर्शिया, मोमेंटम, एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बस इतना ही है, थ्योरेटिकल पोर्शन इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चैप्टर इस फोर्सेस एंड लॉस ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल्स बहुत ज़रूरी होते हैं, अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो न्यूमेरिकल सॉल्व करो, प्लीज़ सॉल्व करो। 11th-12th में जाके तो नहीं फंसना आपको, न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। न्यूमेरिकल सॉल्व करने से कॉन्सेप्ट क्या बेहतरीन क्लियर होता है, ओके। आपकी मेंटल एबिलिटी ठीक होगी, आप मेंटली ज़्यादा डेवलप होगे, मेंटली ज़्यादा आप ग्रोथ होगा आपका, जो कि ज़रूरी है, इसलिए तो पढ़ रहे हो। केवल नंबर के लिए मत पढ़ मेरे भाई, केवल नंबर के लिए नहीं पढ़ना, आपका ग्रोथ होना चाहिए ओवरऑल, एकदम माइंड का डेवलपमेंट ही तो है एजुकेशन का पर्पज। नंबर लिख के क्या ला के क्या करोगे भाई, ये नहीं बोला कि नहीं लाना है, नंबर लाना है भाई, लेकिन नॉलेज के साथ आपका विकास नहीं हुआ, आपका डेवलपमेंट नहीं हुआ तो क्या मतलब नंबर का, ठीक है। वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विथ सम धासु सा न्यूमेरिकल, बहुत ही अच्छे से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो आपको परेशानी में भी डालेंगे, आपको मज़ा भी आएगा। एट द सेम टाइम आपको परेशानी भी लगेगी, आपको मज़ा भी आएगा, परेशानी भी लगेगी, मज़ा भी आएगा, लेकिन तब तक के लिए तो आप आराम करो, और हम भी चलते हैं अब अपने काम पे। खैर यही तो हमारा काम था, अब चलेंगे आराम करने, तब तक के लिए अलविदा।